हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल द ज्ञान मंथन एकेडमी। बच्चों, कल हमने किया था पूरा पॉलिटिकल सिलेबस। हमने पूरा डिस्कस किया कि हमें किस तरीके से चलना है, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। कल हमने सारे टॉपिक्स कवर करे थे, राइट। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ठीक थे, हमने सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाई जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल हमने सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज कराई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, राइट। तो आज से हम क्या करने वाले थे, 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, बुक का नाम ही क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। जिसमें हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और क्यों है, इन चीजों के बारे में बहुत बढ़िया तरह जानेंगे, ठीक है। उस सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, जो कि क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा में कौन से तत्व मुख्यतः शामिल नहीं होते। यहीं पर ही आपका एग्जामिनर आपको फंसाता है, नहीं होते। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई होते हैं, सारे होते हैं, या फिर सब पे टिक लगा के आ जाते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, है ना। लेकिन इस पर ध्यान बहुत बार नहीं जाता। इसमें पूछा है नहीं होते हैं। तो शासन का स्वरूप होता है, शासकों का चुनाव होता है, चुनाव का लोकतांत्रिक पक्ष भी ठीक है, सरकार का स्वरूप। लेकिन समानता, समानता का क्या है, एक वृहद स्वरूप है हमारे इसमें। वृहद मतलब एक बड़े उस पर देखा गया है। जैसे जब हम इसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे तो हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब लोकतंत्र, ये है हमारा चैप्टर, लोकतंत्र क्या और क्यों। पहला पार्ट है जो हमारा, एक बार हम इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं हम। जैसे कि इसमें हमारे 5 चैप्टर्स है, लोकतंत्र क्या और क्यों। फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सेकंड में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या कारण थे संविधान निर्माण करने के, इन सब चीजों के बारे में। फिर चुनावी राजनीति, देन संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, इन चीजों के बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। अब हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, लोकतंत्र क्या और क्यों, यानी कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए है ये लोकतंत्र, ठीक है। तो इसके कुछ, इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, जिसमें हमें ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हमारे कवर होंगे। सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं, जिसमें कि 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण बताई गई हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट, कानून का राज अधिकार, ठीक है। फिर लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहां पर तानाशाही चलती है ना। यानी कि वहां के राजा का पुत्र ही, राजा के बाद उसका पुत्र है जो वही वहां का राजा बनेगा, वो होता है हमारा तानाशाह, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होगा, लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। अब हम सरकार चुनते कैसे हैं, हम अपने ही बीच में से, ठीक है। कोई ना कोई प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे अपना हेड मान लेते हैं एक तरह से। फिर उसके लिए वोटिंग होती है ना। जैसे सबको, जो जिसको ज्यादा वोट मिले, यानी कि उसकी तरफ ज्यादा समर्थन है, बहुत ज्यादा, तो वो क्या, हेड बन जाता है। जैसे कि हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से हमारे घरों में क्या होगा, हमारी केयर करने के लिए घर में खर्चे होते हैं बहुत सारे। घर में किसी भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो हम सब क्या करते हैं, किससे डिस्कशन करते हैं, अपने मम्मी पापा से। मम्मी, अगर हमें अपने मम्मी को बोला है तो वो पापा को बताएंगे, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली, डिसीजन उनका ही होगा लास्ट। इसी तरीके से सरकार एक देश को चलाने के लिए, है ना, पूरे देश को चलाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, या फिर वहां अपने हमारे देश में क्या क्या सुख सुविधाओं की जरूरत है, क्या बेसिक नीड्स है, उन सबको देखने के लिए, लोगों का ध्यान रखने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक राज्य, ठीक है। जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और वहां से जीतकर उन पे उनकी ही क्या बनती है, सरकार बनती है, ठीक है। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर रीड करेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र क्या और क्यों, इसका परिचय देखते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है।
हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में बनवा दिया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर भी बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम आवश्यकताओं या न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है, यानी कि जो छोटी छोटी विशेषताएं होती है उनको बताना है, उनको चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते कि भाई लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर बृहत्तर मतलब एक बहुत बड़ी परिभाषा के बारे में हम इसे जानेंगे, उस पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। समकालीन मतलब जो अभी हमारे साथ, समकालीन का मतलब एक तरह से कंटेम्प्रेरी, यानी कि हमारे साथ साथ जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय, सबसे शासन पद्धति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों का तानाशाह नहीं होता है ना। अगर मान लो सब अपनी अपनी चलाएंगे, सब अपना अपना निर्णय लेंगे, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े मार पीट, राइट। लेकिन अगर कोई हमारी जैसे सरकार है, वो निर्णय दे दिया कि भाई ये ऐसे होना है, तो वो सबको मान्य होगा, जैसे कि हमारे घरों में होता है, राइट। कि घरों में हमने क्या करा, घरों में जैसे अब हम पापा हैं हमारे, हम उन्होंने कोई डिसीजन दिया है ना, तो वो हमें सबको मानना पड़ेगा, राइट। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। अब देखो लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लेके, जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब परिभाषा की जरूरत क्यों है? क्या है परिभाषा? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मैरी की उत्पत्ति पर गौर किया जाए। यहाँ पर ये एक संवाद चल रहा है टीचर और एक बच्चे के बीच में कि भाई परिभाषा की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र की परिभाषा किस लिए चाहिए। तो वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। ठीक है। अब मैरी क्या कहती है कि मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? यानी कि मैरी कहना चाहती है कि हमें पहले लोकतंत्र के बारे में जानना था, ना कि उनकी व्यवस्थाओं के बारे में। हमें तो लोकतंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि होती क्या है, तो हम लोकतंत्र व्यवस्थाओं को कैसे देखेंगे कि क्या होती है क्या नहीं। फिर लिंगदो मैम कहती है तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? यानी कि उनकी जो मैडम है वो उनसे कहती है कि भाई जो हम हर चीज के बारे में ये थोड़ी सोचते कि भाई हमें इसकी पूरी परिभाषा दी जाए। कलम हो गई, बरसात हो गई या प्रेम हो गया, क्या हम इन चीजों के बारे में पहले परिभाषा ढूंढते कि भाई क्या परिभाषा है? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। फिर मैरी कहती है फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? फिर लिंगदो मैडम कहेंगी हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, यानी कि हम उस शब्द को समझ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, तब हमें परिभाषा की आवश्यकता होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी, बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। देखो, बूंदाबांदी, बादल फटना, बाढ़ आना या फिर सामान्य बरसात होना, सब में अलग अलग परिभाषा है सबकी। ठीक है। अब ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो आपको हर चीज के बारे में, इनके चारों चीजों के बारे में पता चलता है कि भाई बूंद आती है हल्की हल्की सी, सामान्य बरसात होती है, बादल फटते हैं या बाढ़ आ रही है, किस वजह से आ रही है और क्यों। ठीक है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं।
इस पर रिबियोंग कहता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, ये एक वाक्य दिया था अब्राहम लिंकन जी ने, क्या? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक है, तो इस जो ये क्वेश्चन है ना, जो ये लाइन दे रखी है, कभी कभी हमारे जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, उसमें मेंस के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या हमें एक दे दी लाइन, हमें कथन दे दिया और हमें इसको विस्तार से लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, या फिर अगर एमसीक्यूज में भी आ रहे हैं या वनडे एग्जाम में किसी में आ रहा है, तो ये लाइन हमें दे देंगे, पूछेंगे ये जो कथन है ये किसने बोला था, किसने वाक्य सुनाया था, तो ये अब्राहम लिंकन जी ने। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। लिंग 2 मैडम कहती है, मैं नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, खुद से हम जानने की कोशिश ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सही सर्वोत्तम परिभाषा है क्या। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी ग्रामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। फिर योलांदा कहती है कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द, डेमोक्रेसी हम लोकतंत्र को ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, एक यूनानी शब्द है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी कौन सा शब्द है, तो यूनानी शब्द है ये, जिसमें जो डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही यही सही अर्थ है कि फिर परिभाषा की क्या जरूरत है, जब हमें इसमें साफ दिख रहा है कि भाई हाँ लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। इस पर लिंग 2 मैडम जवाब देती कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है ना। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होगा, गणना करना। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। पहले हम इनका यूज जो गणना करने के लिए करते हैं ना, ये यूज कैलकुलेटर के लिए किया जाता था, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता हो। हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमें कैलकुलेटर खरीदना है, हम ये कहेंगे कि हमें कंप्यूटर खरीदना है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि पहले हम टीवी देखते थे, है ना, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, फिर हमारे पास कलर टीवी आया, उसके बाद हमारे पास एलईडी, फिर एलसीडी। तो क्या हुआ, समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ भी बदलता गया, चीजें अलग अलग होती गई। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। इस पर मैरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा, इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग 2 मैडम कहती है एकदम सही, इसीलिए आओ अब यह काम ही कर डालें। तो इसमें एक सरल परिभाषा दी जाती है लोकतंत्र की, क्या? आइए इस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि क्या है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन, यानी कि गैर लोकतांत्रिक मतलब जहां पर लोगों का शासन नहीं होता, व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, ये कहां से है, चिले एक जगह का नाम है। जैसे तानाशाहों का चुनाव
लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, यानी कि जितनी भी देशों में और देशों में सरकारें हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं। सब यही चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार हो, तानाशाही ना हो। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को भी जानें। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ हमने समझा, राइट। अब कल की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।